पॉवर्टी गरीब, ये किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये पूरे देश को लागू पड़ता है। अच्छा, गरीब बच्चों क्या है? कौन है जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को मिनिमम मात्रा कम से कम मात्रा में क्या ना कर पाए? तो क्या होती है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं? रोटी, ये उसके जीवन स्तर का है। लेकिन गरीब को क्या नहीं मिल रहा है? उतना जो रिक्वायरमेंट है वो भी उसको कम से कम मिनिमम अमाउंट में भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? गरीब। ऐसी परिस्थिति। अच्छा, तो जो विकासशील देश में एक क्या लक्षण है? मतलब जो रीच होते हैं वो क्या हो रहे हैं? बहुत ओवर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ठीक है, मतलब 10% लोगों के पास 20% टॉप अमाउंट होते हैं उनके पास, और नीचे के 20% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसे होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा क्या होता है वहाँ पर। और ये द्विमुखी अर्थतंत्र मतलब गांव पूरा पिछड़ा है, शहर एकदम मॉडर्न। ठीक है, ये और यहाँ पे हम गरीबी के दो व्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक व्यू कौन सा है? ट्रेडिशनल या पारंपरिक, दूसरा आधुनिक या मॉडर्न। यहाँ पर जो सिर्फ किस पर फोकस होता है? आय, इसलिए हम आय रूपी भी इसे कहते हैं। हाँ बच्चों, ये लाइन दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। लेकिन बच्चों परंपरा में सिर्फ पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के लिए उन्होंने सिर्फ किसको कंसीडर किया था? कि अगर इतना कैलोरीज खाना सफिशिएंट है तो उसके लिए जो मेरे पास इतना इनकम है तो बेचारा क्या नहीं खा जाता था? गरीबी से नहीं खा जाता। खाली किसको? इतने सारे चीजें आते जीवन स्तर में, लेकिन किसको कंसीडर किया गया था? तो ये सफिशिएंट नहीं था, उससे बेचारा थोड़ा भी कम कमाता होगा तो क्या भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे सिर्फ फूड का कंसीडर किया जाता था, तो ये आयुर्वेद था। आर्थिक विकास का सिर्फ फूड। इसलिए जो आधुनिक मॉडर्न जो व्यू आया, जो आपके यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना मानव विकास, कि कहा कि आर्थिक विकास आपको ऊपर सोचना है जो कि है मानव विकास। यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा? तीन चीज: हेल्थ, एजुकेशन, HEL है। वैसे हेल्थ, लेकिन हेल्थ मतलब क्या होता है? नर होता है, लेकिन डबल एल नहीं है ना, खाली HEL। H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, L फॉर लाइफ। ठीक है, हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य, एजुकेशन साक्षरता और अच्छी जीवन स्तर का मतलब क्या? वहाँ पे उसको क्या होना चाहिए? 3 प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये न्याय हो, और आपको स्वतंत्रता और पैशन को फॉलो करने के लिए, आपके जो महत्वाकांक्षा है उनको फॉलो करने के लिए एक मौका मिले। तो ये सारी चीजें किसमें कवर होते हैं? मॉडर्न व्यू में कवर होते हैं। तो उतना आपका क्या होना चाहिए? चीजें अगर अचीव हो जाए ये सारे चीजें, तब उसको आप मॉडर्न व्यू में गरीब नहीं कहोगे। लेकिन अगर कुछ भी कमी हो जाए बेचारा क्या है? गरीब। तो यहाँ पे सिर्फ आयुर्वेद था, ये आयुर्वेद नहीं है, ये आधुनिक विचारधारा है किसका? गरीबी का। तो ये सब किसके व्यू थे? गरीबी के। इज इट क्लियर? और थोड़ा घुमा दीजिए, सबको पता चल गया? तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? टॉपिक की नेचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी गरीबी। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने 2 प्रकार में गरीबी को डिवाइड किया। एक तो निरपेक्ष सापेक्ष यानी एब्सोल्यूट गरीब, पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो हम जहाँ पे बात एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी बच्चों क्या, जो अपनी ये कौन सा रेखा है? गरीबी यानी पॉवर्टी लाइन, उसको भी नहीं सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई कर दे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है गरीबी रेखा। एक बच्चों क्या है? आपके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजों को बाय करने के लिए जितना आप इनकम कर पाते हो तो वो इनकम को क्या आ जाएगा? गरीबी रेखा का इनकम क्या आ जाएगा? उससे जो कम कमाते होंगे किसमें आएंगे? निरपेक्ष गरीब में आएंगे। किसमें आएंगे? निरपेक्ष गरीब यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। तो बच्चों आपको जैसे कहा गया, जो ये कौन सा व्यू है? ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न है? ट्रेडिशनल व्यू में बच्चों किस पे फोकस है? ओनली। तो अलग अलग हमारे सरकार क्या करते थे? पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग एक समिति बनाते थे, उसके अध्यक्ष कोई प्रोफेसर या कोई इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, जो ये नक्की करते थे, निर्णय लेते थे कि महीने में गांव के लिए कितना इनकम हो और शहर के लिए कितना इनकम हो जो गरीब रेखा को दर्शाए। उससे कम होगा तो गरीब रेखा, उससे ऊपर हो तो गरीब रेखा के ऊपर होगा। तो उन लोग खास करके बच्चों जो पहली बार ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो विलेज और सिटी के लिए, विलेज के लिए कितना नक्की किया? 24
1969 में आयोजन पंच ने उसको हरी झंडी दे दिया, फाइनल कर दिया। हाँ, अगर 2400 कैलोरी इतना अगर इनकम कमा रहा है अपना खाने के लिए, सिटी वाला 2100 कैलोरी इतना इनकम कमा रहा है खाने के लिए, मतलब वो क्या नहीं है, गरीब रेखा के नीचे नहीं है। अगर उससे भी कम इतना कैलोरी कमाने के लिए जो इनकम चाहिए उससे भी कम वो इनकम है, इसका मतलब क्या है, वो कि क्या है, गरीब। खर्चा पे भी बात हो कि इतना खर्च भी नहीं कर पाता, राइट, इन एक्सपेंस पे। तो और इसके लिए बच्चों 60-61 को क्या लिया गया था, उसका बेजियर लिया गया था, यानी आधार वर्ष लिया गया था। और ये उन्होंने क्या रखा गया, 20 रुपीज ओनली, कितना, 20 रुपए कि महीने अगर 20 रुपया कमा लेते, ये बात है किसकी है, 1969 की बात है। अगर 20 रुपया अपने आप पे खर्च कर पाते हैं प्रति व्यक्ति महीने में, एक महीने में कितना रुपया, 20, तो वो क्या नहीं है, गरीब में नहीं है, क्योंकि वो इतने कैलोरीज कमाने के लिए सफिशिएंट है। यानी 20 रुपये चाहिए आपको, शहर के लिए क्या चाहिए, महीने में 20 रुपया चाहिए इतने कैलोरी को कंज्यूम करने के लिए, और सिटी में 2100 कैलोरी, तो उतना 20 रुपए में हो जाता था उस समय, ऐसा उनका मानना था। वो गरीब रेखा के अगर इससे ज्यादा इनकम है तो नीचे नहीं। फिर एक समिति बनी जो किसकी अध्यक्षता बनी, उन्होंने क्या रखे गया कि महीने भर में अगर गांव में 15 रुपया और सिटी में 22.5 रुपया अगर इनकम हो जाए, मतलब वो गरीबी नहीं है, उससे ऊपर वाले कोई गरीब नहीं, उसके नीचे वाले क्या है, गरीब। ये गरीब रेखा बता रहा है। फिर प्लानिंग कमीशन के अंदर में लाकड़ावाला साहब की अध्यक्षता में 1993 में बच्चों फिर से आधार वर्ष किसको लिया गया था, 73-74 को, और गांव के लिए कितना रखे गया 49 रुपीज, सिटी के लिए कितना रखे गया 7, ठीक है। लेकिन बच्चों ये सारे जो सिस्टम्स थे अभी तक के, जो ये जो ICMR का हो, या तो दांडेकर रस साहब का हो, या तो लाकड़ावाला साहब का, क्या था लिमिटेशन सारे पद्धतियों का, उन लोग क्या करते थे, गरीबी रेखा कैलकुलेट करने में सिर्फ किसको कंसीडर करते थे, कैलोरीज यानी फूड। तो पहली बार लेकिन बच्चों खाली क्या है, फूड से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि खाना एक कौन सी परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति है, जबकि गरीबी है आर्थिक परिस्थिति, ठीक है। तो ये सारे को ध्यान रखते हुए 11-12 में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर जी ने पहली बार खाली कैलोरीज यानी फूड को ना शामिल करते हुए एजुकेशन और हेल्थ को भी शामिल किया, और उसके हिसाब से काउंट किया गया। तो गांव में प्रति व्यक्ति प्रति महीना कितना चाहिए इनकम, 816 रुपए, और सिटी में 1000 रुपए चाहिए। ये सब बच्चों हमारे देश के मापदंड थे, लेकिन समकालीन अंतरराष्ट्रीय मापदंड पे डेवलप हुए कि इंटरनेशनली कितना रुपया चाहिए जो हर देश के लिए लागू पड़े। परचेस पैरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको जूम करेंगे कि इंटरनेशनल में क्या 90 में कितना रखा गया था बच्चों, $1 प्रति दिन, 2005 में $1.25 प्रति दिन, और 2015 में $1.90 यानी 150 रुपए के आजू बाजू हो रहा है प्रतिदिन। यहाँ पे अगर 1000 रुपया हम देखेंगे, हमारे भारत में 1000 यानी 33 रुपया के आजू बाजू कंसिडर किया गया। अगर 33 रुपया प्रति व्यक्ति कोई कमाता हो तो वो गरीब में नहीं आता, 33 से ऊपर। लेकिन ये कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, 150 रुपया, क्योंकि यहाँ पे खाली किसका ध्यान नहीं रखा है, तो इंटरनेशनल में खाली खाना, एजुकेशन, हेल्थ के अलावा भी सारी चीजें यहाँ पे, परिवहन और क्या क्या आएगा, ईंधन कैसे यूज कर रहे हैं, पानी, बिजली, ये स्वच्छता, ये सारी चीजों का भी यहाँ पे कंसिडर होने की वजह से यहाँ पे ये मानक बढ़ जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक कौन सा था, नेचर। सबको समझ में आ गया, इस साइड हमने दो प्रकार की जो गरीबी के प्रकार देखे, एक था एब्सोल्यूट यानी कौन सा गरीबी, निरपेक्ष, और ये पढ़ने वाले इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। इसमें हमें इनकम के क्लास पता चलते हैं, कोई उच्च क्लास में है, कोई हायर में है, कोई लोअर में है, कोई मिडिल में है। अच्छा, ये सब किस पे फोकस, किस पे, ये डेवलप कंट्री में है कि डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप विकसित देशों में, विकासशील देशों में, और अविकसित देशों में क्या ध्यान देता है, निरपेक्ष, जहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता में पूरा हुआ नहीं। यहाँ पे बच्चों खास करके डेवलप कंट्री या तो सिटियों में, जहाँ पे हम निरपेक्ष गरीबी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे न्यूनतम आवश्यकताएं की पूर्ति हो चुकी है। यहाँ पे हमारा फोकस किस पे रहता है कि वहाँ पे जो इनकम क्लास है वो कोई हायर है, कोई कम है, कोई ज्यादा, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ है, मतलब आय का असमान वितरण। तो आय का असमान वितरण को स्टडी करने के लिए कोई कौन क्यों ऊपर जा रहा है, कोई नीचे क्यों रह जा रहा है, तो ये सारा स्टडी इसमें सापेक्ष गरीबी, तो मतलब एक इनकम क्लास
जो है कम वाला है इनकम वाला, वो अधिक इनकम वाला से सापेक्ष रूप से क्या है गरीबी। तो ये हो गए दोनों गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी के निर्देशांक। क्या निर्देशांक का मतलब क्या कि कौन से ऐसे चीज है जो गरीबी की कक्षा और संरचना बनाती है, बताती है, मतलब क्लास एंड स्ट्रक्चर। क्या कैसे आप पता लगाओगे कि ये देश के अंदर गरीबी है, क्या ऐसे इंडिकेटर्स है, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमें गाड़ी इंडिकेटर बताता है आप किस साइड जाओगे, गाड़ी में आप लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो आपको पता चलेगा इस साइड आपको जा रहे हो, राइट। तो इंडिकेटर से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आप बीमार पड़ते हो तो पहले दिन 10 बड़ा बीमार पड़ना, लेकिन एक दिन इंडिकेटर आ जाता है ना, कोई अच्छा फील नहीं होता, तो क्या है इंडिकेटर है कि आप बीमार पड़ने वाले। तो ऐसे ही इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति, पहला पॉइंट, प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग जो खर्च होता है वो डेवलप कंट्री का ज्यादा होता है और डेवलपिंग कंट्री का कम होता है। इसीलिए डेवलप कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा होती है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो गुणवत्ता है वो कमजोर होती है। अब हम देखें घरेलू उपभोग खर्च क्या होता है, मतलब आपने वस्तुओं और सेवाओं के प्रति जो आपने जीवन जरूरियात चीजें हैं, सुख सुविधाएं, उनके में आपने कितना खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल एक साल में कोई परिवार में कोई कार खरीदा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, ऐसे चीजें खरीदी, कोई सेवाएं किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म लिया, इंटरनेट सर्विसेज लिया, तो उनके पीछे उन्होंने साल भर में कितने का खर्च किया है। ये सारे का जो हम जोड़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, घरेलू उपभोग खर्च पूरे परिवार का, और डिवाइड बाय जनसंख्या करेंगे परिवार की तो हमें क्या मिलेगा प्रति व्यक्ति, और वैसे ही हम पूरे देश का भी निकाल सकते हैं प्रति वर्ष। तो आपके बुक के हिसाब से कहाँ पे ज्यादा है, अमेरिका कितना डॉलर है, 31,469, पाकिस्तान का 603 और भारत का 725 डॉलर रुपया प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी हमें यहाँ पे देख रहे हैं। तो दूसरा हमें यहाँ पे सेकंड क्या है, कुपोषण का प्रमाण। कुपोषण एक बच्चों क्या है, परिस्थिति, क्या है परिस्थिति, जिसके अंदर क्या होता है कि आप जो भोजन ले रहे हो, जो आप खुराक ले रहे हो, उसमें जो कैलोरी मिलती है, किससे कैलोरीज मिलती है आपको, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन। जो गरीब बच्चे, गरीब लोग होते हैं, क्योंकि आपको पता है विकासशील देश में उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, नीचे होती है, साथ ही साथ वहां पे आय का असमान वितरण होता है। इनके वजह से जो कम आय वाले जो वर्ग होते हैं, जो लेस इनकम ग्रुप वाले वर्ग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। मतलब उनके खाने में ये सब प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन्स का या तो एब्सेंस होता है, यानी होता ही नहीं है, या तो होता है तो कम होता है। तो इन कारण की वजह से इनका कुपोषण का प्रमाण विकासशील देशों में 1992 में, ये इंडिया की बात हो रही है बच्चों, 1992 में 23.7% है और 14-16 में थोड़ा इंप्रूव हुआ है। मतलब यहाँ प्रति 100 में 90 से 92 प्रति 100 में 23% कुपोषित व्यक्ति थे, जबकि इंप्रूवमेंट हुआ है 14 और 16 में मात्र अभी 15.2% कुपोषित व्यक्तियों का प्रमाण है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्राइटेरिया, थर्ड नंबर की क्राइटेरिया देख रहे हैं, औसत अपेक्षित आयु तथा बाल मृत्यु की दर। तो औसत अपेक्षित आयु में इंडिया में कितना ईयर है बच्चों, 68। मतलब जब एक शिशु भारत में जन्म लेता है तो वो कितना साल तक जिएगा, कितने साल तक जिएगा, उसे क्या कहते हैं हम, औसतन अपेक्षित। औसतन कितना जिएगा, कितना औसतन कितना साल जिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, औसतन अपेक्षित आयु, जो कि इंडिया का 68 है। अच्छा, हमारे आयु जो है, एक गरीब होता है उसके आयु या कोई भी व्यक्ति का आयु को कौन सी चीज इफेक्ट करती है, तो खास करके दो चीज बच्चों, आहार और हेल्थ फैसिलिटी, फूड और हेल्थ फैसिलिटी और क्लीनलीनेस। तो यहाँ पहला बात हो रहा है क्या, पोषण युक्त आहार यानी न्यूट्रिशन फूड वाला, अच्छा खाना, पोषण युक्त खाना। फिर क्लीनलीनेस, इसमें वजह स्वच्छता नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे बीमारी आएंगे, ठीक है, बीमारी आएंगे तो बीमार पड़ेंगे और मर सकते हैं। पीने का स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे तो भी बीमारी। और स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ फैसिलिटी, बीमार अगर गरीब व्यक्ति पड़ता है तो वहाँ दवाखाना में कैसे फैसिलिटी है, उस ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं उस बीमारी का। तो ये चार चीजें जो खास करके क्लीनलीनेस, फूड से और पानी से और वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, ये आपके एज को इम्पैक्ट करता है और खास करके गरीबों में इसका प्रमाण कम पाया जाता है। मतलब ये सारी चीजों की फैसिलिटी कम पाया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट में हम जाते हैं, इसमें जो है बाल मृत्यु के दर यानी चाइल्ड डेथ रेट। तो चाइल्ड डेथ रेट उसका डेफिनेशन बच्चों, कोई एक पर्टिकुलर एक साल के अंदर, कोई एक विस्तार के अंदर कितने
बच्चों का डेथ हुआ प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लिए, उन 1000 बच्चों में कितने बच्चों का वहां पे डेथ हो गया, वो संख्या को, परसेंटेज में नहीं, वो संख्या को। अगर 1000 में 2 जन मरते हैं तो वहां का मृत्यु दर क्या कहा जाएगा, बाल मृत्यु दर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट, बर्थ हुए प्रति 1000 में, एक साल में कितने बच्चों का डेथ हुआ। इनको भी 4 पॉइंट इफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एजुकेशन ऑफ मदर, माता का शिक्षा। सेकंड क्या है, हेल्थ फैसिलिटी। थर्ड न्यूट्रिशन फूड, जो सेम है दोनों के लिए। फूड कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी सुविधाएं होना चाहिए हेल्थ का। और नेक्स्ट है बालकों का रसीकरण, यानी वैक्सीनेशन इन चाइल्ड। बच्चों को रसीकरण, अलग अलग बीमारियों का पहले से रसी देना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट देखें, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर। तो नॉर्वे में, जो कि एक विकसित देश है, उसमें 81.6 अपेक्षित आयु है, मतलब बच्चा जन्म ले रहा है तो औसतन आयु 81.6 तो जी सकता है, और उसकी मृत्यु दर मात्र 2 है, तो प्रति 1000 में वहां पे औसतन 2 ही बच्चों का मृत्यु हो रहा है। अमेरिका में 79.1 और 6 है मृत्यु दर, और इंडिया में 68 औसतन अपेक्षित आयु, और मृत्यु दर क्या प्रति 1000 बच्चों में 39 का है। तो बच्चों अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि निर्देशांक गरीबी के, उसमें से स्वास्थ्य की सुविधाएं, जिसके अंदर स्वास्थ्य, जो बच्चों भारत में जो स्वास्थ्य सेवक है, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है, उसमें तीव्र उनकी कमी होती है, इसकी ज्यादा, मतलब मात्रा ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति इनकी मात्रा अवेलेबिलिटी कम है। इसीलिए ये हमारे एक नेगेटिव प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य सेवा में डालता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग क्या पड़ते हैं, जो गरीब होते हैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। गरीब क्योंकि उसको पर्याप्त भोजन मिलता नहीं है, उसकी वजह से उसके अंदर क्या घट जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति घट जाती है। यहाँ के हमें हाल बताए तो विकासशील देश में प्रति 6000 व्यक्तियों में एक डॉक्टर पाया जाता है, तो विकसित देश में 350 में एक डॉक्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या कितनी कमी है, तो लोगों को डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है ज्यादातर। और एक बात तो, एक पॉइंट, विकासशील देश के अंदर 1.7 करोड़ तो सिर्फ डायरिया, मलेरिया, सिया जैसे बीमारियों से पीड़ित है, और टोटल विश्व में 2.3 करोड़ लोगों को एड्स है, जिसमें से 90% एड्स मात्र विकासशील देशों में ही पाया जाता है। तो ये स्वास्थ्य के पॉइंट था, स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो देखें कि गरीबों के लिए स्थिति कैसे खराब है, क्योंकि विकासशील देश से गरीब ज्यादा रहते हैं वहाँ पे, मतलब विकासशील देश इसीलिए वहाँ पे गरीब ज्यादा है, तो वहाँ पे इन लोगों की सुविधा उनको मिलती ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको बीमारियां बढ़ती जा रही है, रोग प्रतिकारक क्षमता घटती जा रही है। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो विकासशील देशों में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर सुविधा होती नहीं है, या कहे तो जनरली हमारा स्वास्थ्य किससे, तो पानी और स्वच्छता से होता है। पीने लायक पानी आप कैसे क्लीननेस रहे हो। तो रोगों का भी कारण क्या होता है, या तो गंदा पानी होता है, या तो आपको किसमें कमी होती है, शुद्ध और पौष्टिक भोजन की कमी, भोजन शुद्ध और पौष्टिक नहीं है। तो अगर शुद्ध पानी का अभाव होगा तो बच्चों कौन से रोग होंगे, पानी जन्य रोग, ठीक है। और ये गरीबी की स्थिति और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि गरीब है बेचारा, बीमार पड़ा और गरीब, ठीक है। तो 2011 का इसका स्टडी किया गया था पीने का पानी, तो ज्यादातर 63.3% ट्रीटेड वाटर, यानी नल द्वारा शुद्धिकरण करके उनको मिल रहा है, लेकिन 8.67% ऐसे भी है जिनको नल द्वारा पानी तो मिल रहा है, लेकिन शुद्धिकरण वहां पे, और बाकी 26% जैसा आज भी लोग हैं जो कुआं, हैंडपंप, झरना, नदी, तालाब, इन सब स्रोत से क्या करते हैं, पानी का कलेक्शन करते हैं, पीने लायक पानी की, ठीक है, जिसमें मात्रा हो सकती हो पानी शुद्ध ना हो, और जिसकी वजह से क्या हो पाए, पानी जन्य रोग हो जाए, और वो गरीब व्यक्ति हो तो और भी गंभीर गरीब का शिकार हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स की पॉवर्टी, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के निर्देशांक में शौचालय की सुविधा। जो 2011 में देखा जाए तो 70% ऐसे विलेजेस हमारे इंडिया में जो आबादी बसते हैं वो विलेज में बसते हैं, राइट, जिनमें पानी जन्य रोग और संक्रामक रोग ज्यादा पाया गया है। जो 70% लोग कहाँ बसते हैं बच्चों, इंडिया में गाँव में, और उनके अंदर ये बीमारी पाई गई है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ओनली क्लीनलीनेस, स्वच्छता होगा तो ये प्रॉब्लम होगा, और उसके लिए एक सॉल्यूशन क्या है, स्वच्छता के लिए शौचालय, राइट। देखा गया कि 100% में से 66% लोगों के पास पर्सनल व्यक्तिगत टॉयलेट है, लेकिन बच्चों अभी भी भारत में ऐसे 34% लोग हैं जिनको पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है या तो आउटसाइड जाना पड़ता है। तो इसके वजह से लैक ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता की कमी होती है, उसके वजह से प्रदूषण और शारीरिक कमजोरी आती है, और गरीबी का प्रमाण और बढ़ते जाता है। ये शौचालय की सुविधा। नेक्स्ट है आवास। आवास यानी घर, होम। तो जो घर आपको पता है, रोटी, कपड़ा, मकान,
मकान एक प्राइमरी आवश्यकता है, लेकिन अच्छे मकान की अभी भी क्या है, घोर तंगी भारत में पाया जाता है। लोग ज्यादातर आज भी गंदे घर और झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। भारत में देखो मकान के प्रकार से हम गरीबी का स्तर नक्की करते हैं कि मकान किस प्रकार का है, उससे हम जान पाते हैं गरीबी का स्तर क्या होगा। अभी भी बहुत सारे घर क्या होते हैं, एक ही मकान है वहां पे, और आवास में कमरा कितने हैं, कितने लोग एक आवास में कितने लोग रहते हैं, वहां पे नल, ड्रेनेज, बिजली की फैसिलिटी है या नहीं, ये भी सभी मकान के प्रकार को नक्की करता है और इससे गरीबी का प्रमाण पता चलता है। आज भी ऐसे लोग हैं, 60 करोड़ जितने लोग हैं जिनको स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले घर, जीवन को जोखिम में डालने वाले घरों में निवास कर रहे हैं। तो गरीबी के प्रमाण हम देख सकते हैं, घर के वजह से कैसा गरीबों को इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, बिजली का उपभोग। तो बिजली का सुविधा जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, राइट। बिजली आर्थिक विकास में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद बिजली, पीने का पानी भी आता है, तो बिजली, ठीक है, बिजली सबकी एक प्राइमरी आवश्यकता है। उसका उत्पादन बढ़ेगा, बिजली की सुविधा बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, जितना बिजली होगा इतना प्रोडक्शन कंपनियों में होगी और साथ में लोगों के जीवन स्तर की भी वृद्धि होगी, लाइफस्टाइल बढ़ेगा। हमारी बात की पॉजिटिव बात है इंडिया में कि उत्पादक बिजली के बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से उपभोक्ता भी बहुत सारे कंज्यूमर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव बात यह है हमारे यहाँ पे अधिक आबादी, बहुत जनसंख्या ज्यादा है और कम प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों कारणों की वजह से यहाँ पे बिजली का कंजप्शन, यूसेज क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, जिसको बढ़ाने की अभी भी जरूरत, मतलब प्रति व्यक्ति हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वो बहुत ही क्या है बच्चों, अभी भी कम है, जो किसको दर्शाता है, गरीबी के स्तर को दर्शाता है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे ये किसके मापदंड थे, गरीबी के मापदंड थे। उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, शिक्षा, अथवा इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से साक्षर हम किसे कहते हैं, जिसका उम्र कितना साल से ज्यादा हो, 15 साल, और उसके पास क्या क्षमता हो, पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, अगर खाली इतना बेसिक कोई भी भाषा, मातृभाषा कोई भाषा में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, साक्षर, अथवा हम क्या कहेंगे। अब निरक्षर जो लोग होते हैं जिनको शिक्षा और या तो शिक्षा या तालीम के जिसकी कमी होती है, उनका साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो श्रमिक जो होंगे वो अकुशल बन जाएंगे। अकुशल बोले तो अनस्किल्ड, ठीक है। उसके वजह से वो जो भी कंपनी में होंगे वहां पे जो चीज वस्तु का प्रोडक्शन सही यानी उत्पादकता नहीं कर पाएंगे ज्यादा, ठीक है। और साथ ही साथ उनको कोई भी व्यवसाय हो या रोजगार हो, अगर उनकी शिक्षा कम है या तो मतलब ट्रेनिंग कम है तो उनको सही अवसर और पसंदगी मिलेगा नहीं, लिमिटेड ही मिलेगा, जो कि स्किल्ड और एजुकेटेड को ज्यादा अवसर मिलता है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है तो आपका एजुकेशन बोलते हैं ना इतना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, या तो डिग्री होना चाहिए या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो उसको इनको वहां पे मिलेगा नहीं। बहुत सारे जगह होता है जहाँ पे आज भी प्राइवेट क्षेत्र में बोलते मिनिमम 10th चाहिए, तो अगर ये होगा नहीं, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ नहीं लिख पाएंगे तो वो उनको उस जॉब में कंसिडर किया नहीं जाएगा। इसके वजह से उनको ऐसे जगह पे काम करना पड़ता है जहाँ पे वेतन क्या हो, कम हो, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी इनकम कम हो जाती है, आय कम हो जाता है, ठीक है। तो ईयर 2011 में कंट्री वाइज देखा गया कि ब्राजील का 91%, इंडिया का 74.0%, नेपाल 60% एंड पाकिस्तान की जो एजुकेशन रेट थी, साक्षर लिटरेसी रेट था, वो था 55%। तो देख सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है यानी विकासशील देश है, उनकी जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट काफी कम है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। अब हम नेक्स्ट मापदंड में आता है जो कि है आय और संपत्ति का असमान वितरण, ठीक है। तो हमने देखा कि 1991 के पहले तो हमारी मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, डामाडोल हो गया था, लेकिन एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रूप में आर्थिक सुधार आए, उसकी वजह से काफी हमारे वहाँ पे आर्थिक वृद्धि हुआ, उसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा, लेकिन हमें जितना सफलता की उम्मीद थी उतना हमें सफलता मिली नहीं, क्योंकि जो अमीर थे वो काफी अमीर होते गए और गरीब थे वो और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब हुआ। तो जो निरपेक्ष गरीबी के प्रमाण हमें देखने को बढ़ गई, यानी वैसे लोग जिनके पास अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को मतलब अपनी आवश्यकता को न्यूनतम मात्रा में भी पूर्ण नहीं कर पाए, भले वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों में, ठीक है। तो देखा जाए तो आप बताएं स्टूडेंट्स, टॉप 1% लोग अमेरिका में 2000 डेटा का क्या है, 2000 कौन से साल का है, 1998 और दूसरे कॉलम में 2012 में 2012 की बात ही करता हूँ मैं। अमेरिका में कितना परसेंट था, टॉप 1% के पास कितना रुपया था, 18%, यानी टॉप 1% के पास 18% मनी है,
तो अगर हमारे पास 100 लोग और 100 एप्पल हो तो एक व्यक्ति के पास अमेरिका का 18 एप्पल है। तो सोच सकते हो 99 के पास मात्र कितने हैं? 82 एप्पल किसके पास है? अमेरिका के 99% लोगों के पास। और फिर उसके बाद कौन सा देश है? यूके के कितने हैं? 12%। तो 88 और 12, तो 1% के लोगों के पास 12 एप्पल और बाकी 99 लोगों के पास 88 एप्पल। भारत का क्या हाल है? 12% सेम है। तो 12% यानी आप जैसे कि बताया कि एक व्यक्ति के पास 12 एप्पल है, तो आप सोच सकते हो जो अमीर लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये सब इस कैटेगरी में ये आएंगे, जबकि 99 लोगों के पास सिर्फ 88% एप्पल से। तो ये बताता है आय का और इन संपत्ति का असमान वितरण, जो कि गरीबी का कारण है। गरीबी के मापदंड का लास्ट टॉपिक जो है बेरोजगारी के। बच्चों कहा जाता है गरीबी और बेरोजगारी दो सगी बहन। क्या है? सगी बहन। तो उसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्रवर्तमान दर पे जो रेगुलर करंट रेट पे काम करने के लिए एग्री हो, प्रबल इच्छा हो काम करने की, उसके बाद शक्ति भी हो और योग्यता भी हो, ये सारे चारों के चार एक साथ हो, लेकिन फिर भी उसको अगर काम ना मिल रहा कोई व्यक्ति को, तब उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई वेटर है, जिसको प्रबल इच्छा है, उसके पास शक्ति भी योग्यता है, लेकिन वो एक दिन का 10,000 रुपया मांग रहा है, तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके पास वो प्रवर्तमान दर से काम नहीं कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2,000 रुपए में वो काम जो चल रहा है एक दिन का 2,000 रुपए में, उसके पास शक्ति योग्यता, लेकिन उसका ही अच्छा ही नहीं। कोई हाउस वाइफ है, उसके पास सारा शक्ति भी है और वो पढ़ी लिखी भी है, तो सारे चीज है, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है काम करने का, तब भी हम उसको बेरोजगार नहीं कर सकते। कोई छोटा बच्चा हो 10 साल का, तभी उसके पास तीव्र इच्छा हो, जो रेट मिल रहा है वही रेट में शक्ति भी योग्यता हो, फिर भी हम उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका एज लिमिट 15 से 60 के बीच में नहीं है। ठीक है, ये देखना है 15, 60 या 65। तो अगर कोई जॉब है जिसके लिए मिनिमम डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ 12 ही पढ़े हो, आपके पास सारे हो, वही दर पे आप काम करने के लिए इच्छा भी सकती है, लेकिन क्योंकि उसकी योग्यता उस पद के लिए क्या डिग्री का है, तब भी आपको क्या नहीं कहा जाएगा? बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। यानी चारों चीज जब एक साथ होती है और एज लिमिट के अंदर हो, तभी उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? फिर भी काम नहीं मिल रहा, तब उसको कहा जाएगा बेरोजगार। अब बच्चों 1991 के पहले, आर्थिक सुधार के पहले, आयोजन की शुरुआत में भी आपको पता है आयोजन काल था, उसमें भी नीचा आर्थिक विकास हुआ था, और आर्थिक सुधार के बाद अच्छा आर्थिक वृद्धि हुआ, लेकिन वो जो वृद्धि हुआ वो रोजगार बिना की वृद्धि हुआ, ज्यादातर रोजगार क्रिएट हुआ नहीं, राइट? उसके लिए भी बेरोजगारी की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, और देखा जाए कि 2011 में टोटल 9% बेरोजगार थे, आंकड़ा देखें, और 2013-14 में जो श्रम ब्यूरो होता है, जिसके पास सारे बेरोजगार अपना डिटेल्स को रजिस्टर्ड करते हैं, पंजीकृत करते हैं, वहां देखा गया कि टोटल 4.9% बेरोजगारी थी, जिसमें विलेज में 4.7% यानी गांव में, और शहर में 5.5% देखा गया था। तो ये